दोस्तों, इस देश में जितने वेंटिलेटर नहीं हैं, उससे ज्यादा बड़ी तादाद में लोग वेंटिलेटर पर कैसे हो सकते हैं। इस देश में जितने आईसीयू या उसके बेड नहीं हैं, उससे कई गुना ज्यादा मरीज आईसीयू में कैसे भर्ती हो सकते हैं। इस देश के भीतर में जितने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं हैं, उससे ज्यादा बड़ी तादाद में इस देश के लोग जो बीमार हैं, मरीज हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, वह सिलेंडर के साथ कैसे जी रहे होंगे। यह आंकड़े इस देश के हेल्थ मिनिस्टर का है। और क्या इस देश की सरकार यह बताने की परिस्थिति में है कि इस देश के भीतर में कितनी बड़ी तादाद में आईसीयू बेड हैं, वेंटिलेटर हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, जो अलग अलग मरीज अपने घरों में लगाए हुए हैं या फिर अस्पतालों में हैं। हमें लगता है कि इस देश के भीतर में मौतों का छुपाना, मरीजों के बारे में जानकारी ना देना, संक्रमणों की संख्या को छुपा ले जाना, जांच की रफ्तार धीमे कर देना, यह सब कुछ इस देश में लगातार चल रहा है। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसमें आपको वाकई इस देश की हकीकत को न सिर्फ जानना चाहिए, बल्कि इस दौर में अब सवाल कहीं ज्यादा बड़े हो चले हैं। क्योंकि कल जब जानकारी सरकार की तरफ से निकल कर आई और इस देश के भीतर के जो सच है उससे जब मेल करने की शुरुआत हमने की, तो हमें लगा कि सरकारें इस रूप में गलत बयानी क्यों कर सकती है। और अगर इस देश के भीतर में मीडिया पर ताला लगा दिया गया है, वह सच को परखने को तैयार नहीं है, तथ्यों को समेटने को तैयार नहीं है, और हो हल्ला इसी बात का हो चला है कि संख्या दर संख्या बढ़ती चली जा रही है, तब इस देश की सरकार के मिजाज को भी समझना चाहिए। और समझना चाहिए कैसे ऐलान दर ऐलान इस देश की मोदी सरकार करती चली गई, कैसे इस देश को लगातार जिस झूठी परिस्थितियों में ढकेला गया और ढोल नगाड़े मीडिया के जरिए, प्रचार प्रसार के जरिए फैलाया गया, हमें लगता है कि आज उसकी पोल पट्टी को खोलने की जरूरत है। हम शुरुआत कहां से करें? शुरुआत कल से ही करते हैं। कल ही इस देश के हेल्थ मिनिस्टर ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस देश में लगभग 4,88,861 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पर 1,70,841 लोग हैं। उन्होंने जानकारी दी इस देश में लगभग 9,02,291 लोग ऑक्सीजन पर टिके हुए हैं। हमने सोचा इतनी बड़ी तादाद में क्या इस देश के भीतर में सारी चीजें मौजूद भी है या नहीं है, क्योंकि आंकड़े कभी बता नहीं पाए कि वाकई ऐसी स्थिति है। तो 4-5 जगहों से, जिसमें नेशनल हेल्थ प्रोफाइल एनएचपी जिसको कहते हैं, उसके जो रिपोर्ट आई 2019 की, उसको बेस बनाया गया। नेशनल सैंपल सर्वे 2019 का, उसको भी बेस बनाया गया। जो पब्लिक टीचिंग हॉस्पिटल की जो क्रिटिकल केयर बेड को लेकर जो एक आईसीयू केयर इन इंडिया एंड स्टेटस एंड चैलेंजेस को लेकर एक जनरल निकलता है, जनरल फॉर एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया, उसको उठाया गया। और इन सब के साथ साथ सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी यानी CDDEP, जो कि दिल्ली में काम करती है और वाशिंगटन में काम करती है, इन तमाम जगहों के रिपोर्ट्स को जब हमने मिलाना शुरू किया और जानकारी हासिल की, तो पता चला 2019 में, यानी कोविड से ठीक पहले इस देश के भीतर में, कोविड से ठीक पहले का मतलब यह है कि 2020 की शुरुआत तक इस देश के भीतर में, और यह सारी रिपोर्ट का कलेक्शन जब किया गया तो यह अप्रैल की रिपोर्ट, एक अप्रैल यानी 1 बरस पहले की परिस्थितियों को समेटे हुए है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, इस देश के भीतर में प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सबको अगर मिला भी दीजिएगा तो भी 1 लाख से कम आईसीयू बेड है। और हेल्थ मिनिस्टर ने कहा 4,88,861 लोग आईसीयू बेड पर पड़े हैं। इस देश के भीतर में सिर्फ 48,000 वेंटिलेटर हैं। पीएम केयर फंड के जरिए 58,000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर यह सोच कर दिया गया कि जितने भी आईसीयू बेड हैं उनके साथ वेंटिलेटर तो जुड़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 50% आईसीयू बेड के साथ ही वेंटिलेटर जुड़ा हुआ है। लेकिन जो पीएम केयर फंड की तरफ से जो 58,500 वेंटिलेटर्स के ऑर्डर भी दिए गए, उसमें सरकार के पास पहुंचे सिर्फ 30,000। वो 30,000 को अभी हम मान रहे हैं कि सभी काम कर रहे होंगे, हालांकि उनमें से बड़ी तादाद में अलग अलग जिला अस्पताल हैं इस देश के भीतर में, जो अलग अलग राज्यों के अस्पताल हैं, वहां पर पहुंचाया गया, वहां भी अभी वेंटिलेटर काम कर पाने की स्थिति में नहीं है, उसकी एक अलग फहरिस्त है। लेकिन फिर भी सरकार ने 58,000 में से दूसरा ऑर्डर जब पारित किया तो उसमें 49,350 यानी 39,350 वेंटिलेटर का ऑर्डर हुआ। इसकी कुल कीमत थी 1,710 करोड़ रुपए, लेकिन सरकार ने खरीदे 30,000 वेंटिलेटर। इस बीच में जो सेकंड वेव आई, उसके जरिए जब वेंटिलेटर की संख्या की जानकारी हमने हासिल करनी शुरू की, जैसे गुजरात ने 10,000 मंगा लिए, अलग अलग राज्यों ने कितने मंगाए, उन सब को जोड़ने के बाद, पीएम केयर फंड के 30,000 वेंटिलेटर को जोड़ने के बाद और पहले से मौजूद 48,000 वेंटिलेटर को जोड़ने के बाद भी यह संख्या जो है 1 लाख को नहीं छू पाई। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर का कहना है 1,70,841 लोग वेंटिलेटर पर हैं।
और इस देश के भीतर में जो भी ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, अगर सबकी संख्या को भी मिला दीजिएगा तो भी वह 7 लाख पार नहीं कर पाता है। लेकिन मौजूदा वक्त में हेल्थ मिनिस्टर ने कहा 9,02,291 लोग ऑक्सीजन पर टिके हुए हैं। यहीं से असल बात शुरू होती है कि क्या वाकई सरकार छुपाने में भरोसा करती है या जिन बातों का ऐलान कर देती है उसकी ढोल पीटने पर भरोसा करती है। क्या सरकार कोई व्हाइट पेपर लेकर आएगी? वो बताने की स्थिति में है इस देश के भीतर में मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल बेड्स, मेडिकल ऑक्सीजन, मेडिकल आईसीयू बेड्स, मेडिकल के तौर पर वेंटिलेटर्स कितनी बड़ी तादाद में है। सरकार और देश दुनिया के तमाम रिसर्च स्कॉलर से जो जानकारी हमने हासिल की उसमें बहुत साफ तौर पर जानकारी निकल कर आई कि जो आंकड़े भारत के भीतर में मरीजों के हैं, जो वेंटिलेटर पर है, आईसीयू पर है, ऑक्सीजन पर है, वह इस देश में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर जो विदेशों से भी आ गया है, अभी उसमें बहुत सारी चीजें पहुंची नहीं है राज्यों तक, लेकिन अगर उसको भी जोड़ लीजिएगा उससे भी एट पार, उससे भी ज्यादा मरीजों की संख्या है। पहला सवाल यह है। दूसरा बड़ा सवाल है इन दोनों के बीच में, क्या वाकई मोदी सरकार जिस तर्ज पर चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टास्क फोर्स बनाया है, क्या वो समाधान की दिशा में जा रहा है? क्योंकि जो टास्क फोर्स में 10 लोग हैं, 11वां व्यक्ति इस देश की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, यानी सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होगा, और जो इसका कन्वेनर होगा 12वां शख्स, वह कन्वेनर को नियुक्ति होगी कैबिनेट सचिव करेंगे। यानी कन्वेनर और हेल्थ मिनिस्ट्री का जुड़ाव इसमें होगा। बाकी 10 डॉक्टरों को चुना गया। हमें लगता है यह भी आपको जानना चाहिए ये 10 डॉक्टर कहां से आते हैं। एक आते हैं पूर्व वाइस चांसलर वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस से आते हैं, दूसरे आते हैं गंगाराम हॉस्पिटल से। गंगाराम हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स हैं, सुमित्रा रावत और देवेंद्र सिंह राणा, जो कि एक चेयरपर्सन है और दूसरी वहां पर डॉक्टर के तौर पर है। तीसरा है जो नारायणालय, जो खासतौर से नारायणा हेल्थ केयर जो बेंगलुरु में है, देवी प्रसाद चेट्टी, उनको जोड़ा गया है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर जो है उसके 2 शख्स को जोड़ा गया है, डायरेक्टर को और एक प्रोफेसर को, डॉक्टर जेवी पीटर हैं और डॉक्टर गगनदीप कांग हैं। नरेश त्रेहन मेदांता से आते हैं, उनको जोड़ा गया है। फोर्टिस को जोड़ा गया है, डॉक्टर राहुल पंडित को जोड़ा गया है। ILBS के डायरेक्टर शिव कुमार सरीन को जोड़ा गया है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस जो दिल्ली में जुड़ा हुआ है। ब्रीच कैंडी के भी एक डॉक्टर को जोड़ा गया है। ये 10 डॉक्टर्स हैं। हम इसकी जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस देश के भीतर में पहली बार मास लेवल पर इलाज की जरूरत है। इतनी बड़ी तादाद में इस देश के प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए जो भी अधिकारी, जो भी चेयरमैन, जो भी अपने तौर पर डॉक्टर्स हैं, क्या उनके पास एक्सपीरियंस है या इस देश को नई दृष्टि से इलाज के लिए देखने की जरूरत थी? या फिर इसके साथ एक दूसरा सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जब इसका एनालिसिस हमने शुरू किया तो जानकारी मिली इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, टास्क फोर्स बनाया, उसमें सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हैं। 3 लोग को छोड़ दीजिएगा, 2 तो सरकार के और एक पूर्व वाइस चांसलर है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के। इस देश के भीतर में आपको जानकर हैरत होगी कि प्राइवेट सेक्टर अपनी कमाई को सिर्फ बेड के हिसाब से जोड़ता है और एक बेड से प्राइवेट सेक्टर की कितनी कमाई हो सकती है? 40,000 से लेकर 1 करोड़ 40 लाख तक, 40 लाख से लेकर 1 करोड़ 40 लाख प्रति बेड उसका मुनाफा होता है साल भर का। उसी के साथ सारी चीजें जुड़ी होती है, रूम का रेंट जुड़ा होता है, तमाम जांच जुड़ी होती है। यानी प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी के साथ हेल्थ सेक्टर को इस देश में चलाया जाता है और मौजूदा वक्त में प्रॉफिट का जिक्र नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से जो भी कमाई हो रही है, शायद इसीलिए अस्पताल से लेकर शमशान तक इस देश के भीतर में लूट मची हुई है। और मेडिकल सर्विस जो बेसिक नीड भी है और शायद राइट्स भी है लाइफ के लिए, उसको भी सरकार ने अपने हाथों में छीन लिया। और उसके बाद जिन डाटा को रखना शुरू किया, तो हमें लगता है कि आखिरी बात इसी बात से शुरू की जाए, जब इस पूरी फहरिस्त को हम देखते हैं कि सरकार वाकई बताए इस देश में कितने आईसीयू बेड हैं, सरकार बताए इस देश में कितने वेंटिलेटर हैं, सरकार बताए इस देश के भीतर में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर, छोटे बड़े जो भी सिलेंडर हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, टास्क फोर्स जो बनाया है, उसको कोई पावर नहीं दिया गया है। उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, जो पूरी 12 लोग की जो कमेटी बनाई गई, और उसमें यह सवाल आया कि इनको आप क्या पावर देंगे, तो आपको जानकर हैरत होगी इनको सिर्फ सुझाव देने हैं। इनको सुझाव देना है कि कैसे, किस रूप में आने वाले वक्त में इससे आप 2-4 सामना कर सके। यानी कोई निर्णय नहीं, सुझाव करना है, एडहॉक सॉल्यूशन क्या होगा, भविष्य की जरूरत क्या होगी, इसको आप वैज्ञानिक तरीके से सोचिए और तय कीजिए। आप पूरे देश में ऑक्सीजन कितना है, वितरण कैसे होगा, किस रूप में होगा, इसका डाटा रखिए। भविष्य में महामारी आ जाएगी तो थर्ड वेव जैसे आने वाला है, तो उसका सामना कैसे करेंगे आप बताइए। इन 12 लोगों को टास्क फोर्स में जानकारी देनी है। और इतना ही नहीं, दवाई, इंजेक्शन, प्लान, एडॉप्शन, टेक्नोलॉजी, एबिलिटी, प्रमोट कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर रिसर्च कीजिए और जानकारी हासिल कीजिए कि कैसे क्या करना है। यानी किसान की कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, एक टास्क फोर्स यह भी बनाई। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सारे इंस्टीट्यूशंस की साख इस देश में सरकार जनता के सामने ही नेकेट कर देना चाहती है, किसी की साख ना बचे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस देश की पूरी एग्जीक्यूटिव हो।
किसी की साख नहीं बची, कोई इंस्टीट्यूशन की साख नहीं बचे, तब आप सवाल करेंगे। जब किसी की साख नहीं है तो किसी की साख को लेकर भी सवाल क्या उठाना। लेकिन एक व्हाइट पेपर सरकार लेकर आए और बता तो दे इस देश में फैक्ट क्या है, कितने हॉस्पिटल, कितने बेड, कितने आईसीयू, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जानकारी दीजिए और उसके पैरेलल में हम लोग लकीर खींच लेंगे कितने मरीज। इतना ही नहीं, सरकार सिर्फ यह बता दे कि मरने वालों की तादाद इतनी है और इस देश में शमशान घाट इतने हैं, तो भी आप समझ जाएंगे कि इस देश के भीतर में मौत का सिलसिला जो सरकार के आंकड़ों पर टिका हुआ है, उसमें तो किसी भी शमशान घाट में कतार लगनी ही नहीं चाहिए। इस देश में इतने शमशान घाट हैं, कैसे डिकोड कीजिएगा इस सरकार को। दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है, कल से मेट्रो बंद हो गई, आवाजाही पूरे तरीके से ठप हो जाएगी, लेकिन सेंट्रल विस्ता में काम करने वाले मजदूर पैराशूट से उतर कर आएंगे। कौन सा पैराशूट है ये? कैसे सेंट्रल विस्ता का काम चलता रहेगा? कमाल की स्थिति है ये। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।